देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भारत चीन टकराव की खबरों के साथ। भारत के कड़े तेवर के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपने मुखपत्र के जरिए एक बार फिर से उसने हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक जवाब दिया है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के मसले पर चर्चा के लिए WMCC की बैठक हर हफ्ते होगी। इन खबरों के साथ भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी इस वक्त खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में आप देखिए। पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव कम करने को लेकर अब भारत और चीन हर हफ्ते बातचीत करेंगे। सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के मसले पर चर्चा के लिए WMCC की बैठक हर हफ्ते होगी। इस वार्ता में भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों समेत कई मंत्रियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। LAC विवाद पर अमेरिकी समर्थन से चीन बौखलाया हुआ है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि भारत को अमेरिकी समर्थन की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चीन की सेना पूरी तरह से तैयार है और वो LAC, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के सभी मोर्चों पर बचाव करने में सक्षम है। LAC पर टकराव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को आईना दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में हमारी भूमि की तरफ देखने वाले को करारा जवाब मिला। पीएम ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो देश पर कभी आंच नहीं आने देंगे। पीएम ने कहा कि भारत पर सैकड़ों सालों से कई बार आक्रमण हुआ है, लेकिन हर बार संकट से उबरकर भारत और विशाल होकर सामने आया है। पीएम ने बताया कि आज डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत और चीन विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। भूपेश बघेल ने कहा है कि असल मुद्दों से भटकाने की गलत नीति बीजेपी की पुरानी नीति रही है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को चीनी कंपनियों से PM केयर्स फंड के लिए दान मिला है। चीन से सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सवालों पर पलटवार किया है। सूट से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए। ये बयान राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान का जवाब है। अमित शाह ने राहुल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के सीमा सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल ने सवाल पूछा, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात? बिहार सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप रखने वाले उन 2 कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंडर कैंसिल कर दिया है। इन कंपनियों को पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नया पुल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया है कि पुल बनाने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर्स की चीनी कंपनियों के साथ साझेदारी थी। भारत ने चीन के एजेंसियों को पार्टनर बनाने से मना किया था, लेकिन एजेंसियों ने बात नहीं मानी, इसलिए राज्य सरकार ने इन 2 कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंडर रद्द कर दिया है। चीन से तनाव की खबरों के बीच भारत और जापान की नौसेना ने जॉइंट एक्सरसाइज की है। हिंद महासागर में भारत जापान के जंगी बेड़ों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खुद जापान मैरीटाइम की सिल्क डिफेंस फोर्स ने जारी की हैं। JMSDF ने बताया है कि हिंद महासागर में हुई ट्रेनिंग में भारतीय नौसेना के INS कुलिस और INS राणा शामिल थे। इस युद्धाभ्यास को भारत जापान की तरफ से चीन को सख्त चेतावनी माना जा रहा है। लद्दाख सीमा पर चीन की बढ़ती गुस्ताखियों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। LAC पर चीन के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं, जिसे देखते हुए जमीन से हवा में मार करने वाले एडवांस एयर मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें आकाश मिसाइल शामिल है, जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। जल्द ही भारत को रूस की ओर से S-400 एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारत को इजराइल का साथ मिला है। भारत को इजराइल से जल्द ही बराक 8 मिसाइल सिस्टम मिलेगा। दोनों देशों के बीच साल 2018 में 5,687 करोड़ रुपए की मिसाइल डील हुई थी। बराक 8 लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम को नेवी के 7 जहाजों पर तैनात किया जाएगा, जबकि इसका जमीनी एयर लॉन्च वर्जन चीन से लगी सीमा पर तैनात होगा। घाटी में 3 आतंकवादियों का सुरक्षा बलों ने सफाया किया। आतंकवादियों से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। क्या है ये पूरा ऑपरेशन, किस तरह से अंजाम दिया गया, ये आपको बताते हैं। वहीं घाटी में LPG के स्टॉक के साथ साथ गांधरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल खाली करवाया जा रहा है। बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच क्यों चली गोली, ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 राष्ट्र।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आए दिन मुठभेड़ हो रही है। खबर बड़गांव से है, जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बड़गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच घाटी में एलपीजी के स्टॉक के साथ साथ गांदरबल में स्कूलों को खाली करने की खबर है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। कुलगाम में सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट अपलोड कर शेयर करने का मामला सामने आया है। डीएचपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सभी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक जांच जारी और ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने वालों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचे। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में जज के सामने आज उमा भारती की पेशी होगी। सीबीआई की विशेष कोर्ट गवाही दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा पहले एल के आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन अब कोर्ट के सामने सभी आरोपियों को पेश होना होगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन की अनुपस्थिति पर मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने लालजी टंडन की अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्य का निर्वहन करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 85 वर्षीय टंडन का 11 जून से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हर दिन लगभग 20,000 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं। कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार के पास न नीति है, न रास्ता है और न ही सोच है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के स्थानीय नेता के घर पर हमला किया और गोलियां चलाई, जिससे बीजेपी का एक स्थानीय नेता घायल हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारा है। फिलहाल भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि थरूर ने अनुपम खेर के 2012 में किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट कर एक नया बवाल मचा दिया है। दरअसल 2012 में अनुपम खेर ने ट्वीट किया था कि एक देशभक्त को अपनी सरकार के खिलाफ अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए थरूर ने कहा, देशभक्ति आपके देश में हर समय और आपकी सरकार का समर्थन करती है। इस पर अनुपम खेर ने शशि थरूर को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, यह न केवल आपकी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का प्रमाण है, बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है। यूपी के अयोध्या में आज सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण से जुड़ी तैयारियों को लेकर राम जन्मभूमि क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान निर्माण कार्यों को लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी चर्चा की। इसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा की। रामलला के दर्शन से पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए। वहीं कोरोना अपडेट की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 19,610 नए मरीज सामने आए। कोरोना पर पीएम मोदी ने क्या बोला है और दुनिया में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया। कोरोना से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के अब 20,000 तक नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 19,610 कोरोना केस मिले हैं। वहीं एक दिन में 384 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,49,000 से ज्यादा है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 16,487 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर मन की बात के जरिए कोरोना के ताजा हालात को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक में बरतनी है। मोदी ने ये भी कहा है कि याद रखिए, अगर आप मास्क नहीं पहनते और 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में तमिलनाडु देश का तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ मरने वालों की संख्या 1,079 हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,713 मरीज मिले हैं। इस तरह अब राज्य में कोरोना के 78,940 मरीज हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 53,000 से ज्यादा केस हैं। तेलंगाना में 983 नए मरीज मिले हैं। इस तरह तेलंगाना में अब संक्रमितों का आंकड़ा 13,436 पर पहुंच गया है, जबकि मौत का आंकड़ा 243 पर पहुंच गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 14,419 पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में अब तक 169 मौतें हुई हैं, जबकि कर्नाटक में एक दिन में 1,267 नए केस मिले। इस तरह कर्नाटक में अब आंकड़ा 13,190 पर पहुँच गया है। कर्नाटक में अब तक इस बीमारी से 207 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
गुजरात में भी तेजी से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 624 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस तरह अब ये आंकड़ा 31,397 पर पहुंच गया है। अकेले अहमदाबाद में 20,480 केस हैं। गुजरात में एक दिन में 19 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 1,809 पर पहुंच गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 327 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 39 केस जोधपुर में आए, जबकि जयपुर में 39 और भरतपुर में 18 नए केस सामने आए। राजस्थान में अब तक 17,271 पॉजिटिव केस हैं। एक दिन में यहाँ 8 मौतें भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 399 पर पहुँच गया है। राजस्थान में 3,261 एक्टिव केस हैं, जबकि 13,611 लोग इस बीमारी को मात देने में कामयाब रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मरीजों की संख्या 17,271 पर पहुंच गई है। कोलकाता में 5,573, नॉर्थ 24 परगना में 2,670 और हावड़ा में 2,559 केस हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में अभी तक इस बीमारी से 639 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक दिन में 221 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस तरह अब ये आंकड़ा 13,186 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 557 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हो गए हैं। दुनिया भर में अब तक 1,02,25,651 केस हैं। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना का पहला मामला पिछले साल 31 दिसंबर को सामने आया। इसके 3 महीने के अंदर ही 200 से ज्यादा देशों की लगभग पूरी आबादी वायरस की चपेट में आई, जबकि इस बीमारी से 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के कहर को देखते हुए उन जगहों को फिर से बंद किया जा रहा है जिन्हें अभी हाल ही में खोला गया था। टेक्सास और फ्लोरिडा में बार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों राज्यों में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,30,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 के पार है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। इन सब के बीच इंडिया गेट पर चहलकदमी बढ़ने लगी है। दिल्ली और आसपास मानसून का क्या अपडेट है? दिल्ली एनसीआर की सभी बड़ी खबरों को देखिए आप न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। केंद्रीय कानून मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चीन की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से पैसा लिया है। आखिर चीन से पैसा लेने की क्या जरूरत थी? बीजेपी की चंडीगढ़ जनसंवाद वर्चुअल रैली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पर चीन के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए 3 खालिस्तानी आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी के बड़े नेता थे। इनका मकसद सिर्फ टारगेट किलिंग कर माहौल खराब करना था। आतंकियों के मुताबिक ये अपने मकसद में नौजवानों को जोड़ना चाहते थे और इसमें आईएसआई इनकी मदद कर रहा था। राजधानी दिल्ली के नेबसराय गांव में गंदगी से भरे बड़ी जौहर का गंदा पानी इलाकों के लिए आफत बन गया है। 6 सालों से लोगों को बदबूदार पानी से गुजरना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गंदे पानी के संपर्क में रहने से कैंसर हो गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुरानी जौहर 65 फीट गहरा और करीब 4 एकड़ में फैला है। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। स्थानीय कविनगर में स्थित फैक्ट्री में लगी इस आग से भारी नुकसान की बात कही जा रही है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। काफी समय बाद इंडिया गेट पर पहले की तरह चहल पहल नजर आने लगी है। लॉकडाउन में इंडिया गेट बंद था और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब लोग पहले की तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ पहुँचने लगे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, लेकिन वो सावधानी के साथ अपना रूटीन फिर से शुरू करना चाहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,889 नए मामले सामने आए और इस दौरान 65 लोगों की जान चली गई। घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने का काम 6 जुलाई तक चलेगा, जबकि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के दोबारा आकलन का काम 30 जून तक पूरा किया जाना है। दिल्ली की जेलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ की 3 सेंट्रल जेलों तिहाड़, मंडोली जेल और रोहिणी जेल में अब तक 45 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 17 अब तक ठीक हो चुके हैं। उम्र कैद की सजा पाए गए कैदी की मंडोली जेल में कोरोना से मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के लोग फिर से भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। तापमान फिर से 40 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन अभी मानसून का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में हल्की बारिश और कुछ समय बादल छाए रहने की संभावना जताई है। पहले गुरुवार को दिल्ली में मानसून के आगाज की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नजफगढ़ में पानी को लेकर हुए विवाद में एक शख्स को उनके परिवार और कुछ लोगों ने बुरी तरह पीट डाला। पिटाई की वजह से पीड़ित बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है।
इधर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना काल में महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा कितना पहुंचा? 24 घंटे में कोरोना की वजह से कितनी मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं? अकोला जेल में कैदियों के बीच कोरोना संक्रमण फैलने के बाद हड़कंप मच गया है। और क्यों महाराष्ट्र के लोगों को यह लग रहा है कि बिजली का करंट उन्हें लगा है? महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 1,64,626 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,493 नए केस सामने आए हैं। खतरनाक कोरोना वायरस महाराष्ट्र में अब तक 7,429 लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र के मुंबई पर खतरनाक कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राजधानी मुंबई में है। मुंबई में अब तक कोरोना के 75,539 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 4,371 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने शनिवार को शिवसेना सरकार से सवाल किया। उसने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों को क्यों नियुक्त नहीं किया गया। AIMIM नेता जलील का ये भी आरोप है कि सदर अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जा रहा है। एक्टर सुशांत सिंह की मौत पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा है कि बॉलीवुड और मीडिया सुशांत की मौत का उत्सव मनाना बंद करे। सामना में लिखा गया है कि सुशांत सिंह मौत मामले में एक बात स्पष्ट है, वो ये कि ये हत्या नहीं है। सुशांत ने डिप्रेशन में घर में आत्महत्या की। सामना ने कंगना और सोनू निगम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बॉलीवुड में परिवार का नहीं अच्छे काम का डंका बजता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को MSME से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि पापड़ मसाला तक ही वो सीमित न रहे। महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। गडकरी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण रुकता दिखाई नहीं दे रहा। अकोला जेल के 50 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला कलेक्टर के मुताबिक पीड़ितों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। कैदियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान भी की जा रही है ताकि इससे संक्रमण को रोका जा सके। मुंबई में लॉकडाउन के बाद अब महंगी बिजली से लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर मीटर की रीडिंग करने कोई नहीं आया, लेकिन लोगों को 28,000 रुपए तक का बिल मिल गया। 1,000 रुपए के बिल को लेकर लोगों की समस्या बनी हुई है। स्लम इलाके में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए मुंबई में एक स्वयंसेवी संस्था लॉकडाउन के दौरान पहल की है। जरूरतमंदों को भोजन के साथ ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई और खेल के सामान भी बांटे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 3 महीने से बच्चे घरों में बैठे हैं। पुणे में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने से जाम की समस्या पैदा हो गई है। अगले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई गई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार की। यूपी बिहार का कोरोना काल में क्या हाल है, अपडेट क्या है, यहां से आप देखिए। योगी राम के दरबार में पहुंचे, अस्पताल का दौरा भी किया। बिहार में बारिश ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में बीते 24 घंटे के लिए लगातार बारिश हुई और अगले 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ आप देखिए टिड्डियों ने कहां पर कहर ढा रखा है। न्यूज़ टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार में तमाम खबरें। रामपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र की तिलक कॉलोनी में रविवार शाम लगभग 7:30 बजे भीषण आग लग गई। आग कॉलोनी के एक घर में केमिकल गोदाम में ड्रम में लगी। ड्रम फटने से दूर तक आवाजें सुनाई दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू नहीं पाया। लगभग 40 घरों समेत मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। नोएडा के सेक्टर 10 स्थित D224 में रविवार दोपहर करीब 1 बजे प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की कंपनी में अचानक आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जाता है। आग कंपनी के सबसे टॉप फ्लोर पर स्टोर में लगी। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पीएम मोदी ने मन की बात में बाराबंकी लौटे मजदूरों की सराहना की, जहां क्वारंटीन में रहते हुए उन्होंने कल्याणी नदी का प्राकृतिक रूप लौटाया। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग आपदा में भी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। कल्याणी नदी का काम फतेहपुर के 2 ग्राम पंचायतों मवैया और हैदरगंज में कराया जा रहा है। यूपी के अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी को लेकर अस्पतालों का निरीक्षण किया, मरीजों का हालचाल जाना। इससे पहले गोंडा में सीएम ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक की और कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। आगरा के पिनाहट जनपद में टिड्डी दल की दस्तक से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने थाली ढोल बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। बसई, अरेला, मानिकपुरा, महापुर, हुसैनपुरा गांव में पेड़ों पर टिड्डियों ने डेरा डाल रखा था। लाखों टिड्डियों को मार गिराया गया। अभी राजस्थान से इनके आने की आशंका बनी हुई है।
बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। करीब 3 घंटे तक हुई बारिश से बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का आवास भी लबालब भर गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बोरिंग रोड, श्री कृष्णापुरी, श्री कृष्णा नगर, पुनाईचक और शिवपुरी में भी देखने को मिली, जहाँ जल जमाव की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटना के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए पुल निर्माण का टेंडर रद्द बिहार सरकार ने कर दिया है। गलवान में भारत और चीन के बीच हुए हिंसक झड़प के विरोध में ये फैसला किया गया है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के मुताबिक नए टेंडर की प्रक्रिया 31 जुलाई से की जाएगी। गया के बोधगया होटल एसोसिएशन एवं बोधगया रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बोधगया आने वाले चीनी यात्रियों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने होटल्स और रेस्टोरेंट में चीनी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन से बोधगया हर साल 10,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। बोधगया के चाइनीज टेम्पल से भिक्षु चले गए हैं। बताया जाता है कि चाइना से फ्लाइट भेजी गई जिससे वो चले गए। पहले वो लॉकडाउन में फंसे थे और बाद में भारत चीन विवाद के बाद हालात और बिगड़ गए। हालात ये है कि स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। तेलंगाना में 2 बंदरों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। असम पानी पानी हो गया है, सिक्किम भी डूब रहा है। पूर्वोत्तर पर सैलाब का सितम बढ़ रहा है। और साथ ही देखिए, नाना ने एक शाम किए जवानों ने के नाम। देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राज्य में। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जामुन तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के बाद एक शख्स की मौत हो गई। जामुन के पेड़ के पास एक पक्ष की भैंस बांधी गई थी। ईंट पत्थर उससे जा लगे। विवाद बढ़ने पर दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर झुलस गए। मृतकों में सागर दीघी के 3 और भरतपुर के 3 लोग शामिल हैं। सागर दीघी में खेतों में काम कर रहे मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जबकि अन्य भरतपुर थाना क्षेत्र के तालग्राम में हादसे का शिकार हुए। भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक रह रहे लोग अब नेपाल की कारस्तानियों से परेशान हैं। बॉर्डर के पास मौजूद अहिरवा गांव में कुछ महीने पहले नेपाल ने पिलर लगा दिया। पिलर के मुताबिक गांव का आधा हिस्सा नेपाल का है, जबकि पूरे गांव के पास भारत का हर पहचान पत्र मौजूद है। लोग कह रहे हैं हम भारतीय थे और रहेंगे। असम में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तस्वीरें डिब्रूगढ़ की है। डिब्रूगढ़ पुलिस रिजर्व में सड़कों पर नाव चल रही है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। सड़कें और मोहल्ला तालाब में तब्दील हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तरी सिक्किम का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। गैंगटॉक में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। वहां मौजूद कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। खेत खलिहान में पानी घुसने से फसल बर्बाद हुई। वहीं रास्ते भी कट गए हैं। सिक्किम में कई जगह लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से होनी है, लेकिन भोपाल में इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। यहाँ 51 टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में सघन बस्तियों में सैंपलिंग हो रही है। सिर्फ भोपाल में अभी तक 1 लाख लोगों का सर्वे किया जा चुका है। किल कोरोना अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 10,000 टीमें 15 दिन में करीब 10 लाख लोगों का टेस्ट करेंगी। गुजरात में कोरोना महामारी की वजह से सराफा व्यापारियों को ग्राहक नहीं मिल रहे थे। अब कीमत में बढ़ोतरी ने सराफा बाजार की रौनक फीकी कर दी है। बाजार से ग्राहक गायब हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। इस वक्त अहमदाबाद में सोने की कीमत 50,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जाने माने फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर एक शाम नाना पाटेकर के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। आरा में कोइलवर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 47वीं बटालियन के जवानों की उन्होंने हौसला अफजाई की। उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने रखने का संदेश भी दिया। तेलंगाना में क्रूर तरीके से एक बंदर की हत्या का वीडियो वायरल है। खम्मम जिले के वेसुरु मंडल के अम्मा पालेम गांव में वेंकटेश्वर राव नामक व्यक्ति ने एक बंदर को फांसी लगाकर मार डाला। उसके बाद एक साथ कई बंदर वहां पहुंच गए। लोगों के कहने पर उसने दूसरे बंदर को भी फांसी लगा दी और बंदरों को कुत्तों से परेशान करवाया। वाकई बेहद शर्मनाक जो तेलंगाना में हुआ है। इन सब के बीच वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का और एक बार फिर से हाजिर होंगे न्यूज़ टॉप 9 लेकर 11 बजे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।